रिकॉर्डिंग भी ऑन है। सो इसके बारे में इंट्रोडक्शन मैंने बोल दिया था प्रीवियस लेक्चर में कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एज यूजुअल। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये मोशन है, काइनेमेटिक्स से रिलेटेड है, और उसका एक स्पेशल वर्जन है जिसमें सिंपल हार्मोनिक होता है। किसी भी मोशन में हम लोग क्या करते हैं, जब कोई मोशन को किसी स्टडी करते हैं, देन वी टॉक अबाउट द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोजीशन, एनर्जी, टाइम, फोर्स, ये सारी कहानी के बारे में बात करते हैं। जनरली इसका डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं। एक ये पर्टिकुलर टाइप का मोशन होता है जिसको हम लोग सेपरेटली डील करते हैं, और स्टैंडर्ड रिजल्ट इसके बना लेंगे, डायरेक्टली रिजल्ट को यूज करेंगे। एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप किसी भी चैप्टर से लिंक कर सकते हो। दैट मीन्स इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो बाकी जितने भी आपने चैप्टर स्टडी किए सभी से लिंक करके पूछता है। आगे बढ़ेंगे। इससे पहले अपने को ये समझना होता है कि व्हाट इज अ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन आप समझ चुके हो, मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। फिर आपको ये समझना होता है कि व्हाट इज अ ऑसिलेटरी मोशन। Oscillatory motion is a motion that is to and fro here and there about a given point on its path. तो किसी भी पॉइंट के इधर उधर चल रहा होता है तो उसको हम ऑसिलेटरी कहते हैं। फिर आता है एसएचएम। अगर हम लोग एसएचएम की डेफिनेशन करते हैं, बेसिक आपको बताया था कि एसएचएम होने के लिए उसको पीरियोडिक ऑसिलेटरी होना जरूरी होता है, लेकिन अदरवाइज ट्रू नहीं होता है। अदरवाइज का मतलब हुआ अगर पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी है तो एसएचएम होगा, जरूरी नहीं है। इसकी डेफिनेशन अब में से कई लोग जानते भी होंगे। कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं, मैथमेटिकली डिफाइन कर देते हैं। व्हेनेवर देयर इज अ फोर्स एंड देयर इज अ पोजीशन, इफ दिस इज प्रोपोर्शनल एंड अपोजिट, ये कंडीशन है एसएचएम के लिए। एसएचएम विल टेक प्लेस if there is a force acting on an object which is proportional to the displacement from a given point and it is in the opposite direction. अगर ये कंडीशन जब कभी मीट करेगी then we will say कि एसएचएम है। if this then एसएचएम। एसएचएम की डेफिनेशन इंटायरली डिफरेंट है, वो पीरियोडिक से अलग है, वो ऑसिलेटरी से अलग है, और उसके लिए ये कंडीशन होना बहुत जरूरी है। इसको अगर लैंग्वेज के टर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे वो भी मैं बोल देता हूँ, और आप लिख सकते हो। ऐसा लिख सकते हैं, इफ फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल, मैं पार्टिकल के फॉर्म में लिख रहा हूँ, फिर बॉडी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। when if force acting on a particle is directly proportional, एक खास इंपॉर्टेंट वर्ड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। एंड और डिस्प्लेसमेंट जब होता है तो किसी पॉइंट से होता है, तो उसको भी क्लियर कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन। तो यहाँ पे मैं मीन पोजीशन वर्ड यूज कर ले रहा हूँ। एंड it is opposite to the displacement then the motion of the particle is SHM. ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, बस उसी को आपने लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा हुआ है, और रीड करें तो ये बोलता है कि जब कोई फोर्स किसी पार्टिकल पे जो एक्ट कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके डिस्प्लेसमेंट के, जो कि किसी एक गिवन पॉइंट से हम लोग डिस्प्लेसमेंट मेजर करेंगे, और उस पर लगने वाला फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होता है डिस्प्लेसमेंट के। ये माइनस साइन जो है अपोजिट डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो पार्टिकल एसएचएम कर रहा होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होता है। ये जो फोर्स एक्ट करता है इसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। दिस फोर्स is also known as or also called restoring force. कई बार उसको रिस्टोरिंग फोर्स लिखेंगे, और शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है।
जब हम कभी ऐसा लिखेंगे, यहाँ पे आपको केयरफुल रहना है, जब कभी हम ऐसा लिखेंगे इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि फोर्स हमारा रीस्टोरिंग है, फोर्स इज रीस्टोरिंग। और रीस्टोरिंग बोलने का मतलब हुआ कि ये बैक साइड डायरेक्शन में लग रहा है, टूवर्ड्स मेन पोजीशन की तरफ लग रहा है, यानी ये अपने साथ नेगेटिव लेके चल रहा है, ऐसा हम मीन करेंगे जब हम एफ रीस्टोरिंग लिखेंगे। तो माइनस साइन ऑलरेडी इस पे आ गया है लैंग्वेज के टर्म में, और आर के प्रोपोर्शनल है, ये भी पता चल जाएगा, एंड आर इज डिस्प्लेसमेंट। तो कई बार वो माइनस साइन नहीं दिखाएंगे तो वो रिस्टोरिंग में आ जाएगा, एक्चुअली लिखना होगा तो आपको इस तरह से लिखना चाहिए, जहां पर आर कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, फोर्स उसी आर की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। जनरली इसको हम लोग एक्स डायरेक्शन में देखते हैं, तो एक्स डायरेक्शन में कैसा दिखेगा वो समझ लेते हैं। ये लिख लिया होगा आपने डेफिनेशन, और क्लियर भी हो गया होगा। सो ये थ्री मोशंस दे हैव एंटायरली डिफरेंट डेफिनेशंस, सो जो उनकी डेफिनेशन अकॉर्डिंगली आपको याद रखना है, दैट्स ऑल। अब इसको हम वन डायमेंशन एसएचएम कर सकते हैं, और ये वन डायमेंशन ही है, सो ऐसा हेडिंग लिख सकते हैं। ओके, यू नीड टू कंफर्म वंस अगेन कि क्या स्क्रीन वापस आया। ओके हाँ, सो मैं कैरी फॉरवर्ड करता हूँ, वाईफाई ऑन गया। सो एनीवे, अगर आपको दिखाई दे रहा है आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, सो वी शुड। एसएचएम की डेफिनेशन हम वन डायमेंशन में चल रहे थे, सो वन डायरेक्शन में किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे, तो डेफिनेशन एग्जैक्टली उसी को फॉलो करेगा। पिक्चर से थोड़ा सा और इलेबोरेट मैं करता हूँ, और ये आपको समझना है। सो लेट्स से कि ये x इक्वल टू 0 ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, और आपका पार्टिकल यहाँ पर है। फिर किसी भी इंस्टेंट पर आप इसको इधर डिस्प्लेस करते हो, ऐसे डिस्प्लेसमेंट,
और ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा। सो x इज डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इस पर एज पर डेफिनेशन अपोजिट टू x लगनी चाहिए, अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट रखना चाहिए। सो इफ देयर इज फोर्स एक्टिंग लाइक दिस, ऐसे फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये इसका मीन पोजीशन है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है और इस मीन पोजीशन की तरफ फोर्स एक्ट करता है। सो अगर आपने इस पार्टिकल को इस साइड ले गया तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन टू डिस्प्लेसमेंट लगेगा। अगर आप पार्टिकल इधर ले जाएंगे तो फोर्स इधर लगेगा। तो फोर्स को कई बार हम लोग इस तरह से भी बोल लेते हैं, फोर्स एक्ट्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। सो मीन पोजीशन की तरफ ही एक्ट करेगा, इसका मतलब वो रिस्टोर करने की कोशिश करता है, इसलिए उसका नाम रिस्टोरिंग भी देते हैं। एनीवे अगर हम लोग एक पार्ट लेके चलते हैं, लेट्स से यू हैव डिस्प्लेस्ड लाइक दिस इन द x डायरेक्शन प्लस x डायरेक्शन, देन द फोर्स इज गोइंग टू बी इन माइनस x डायरेक्शन। सो कंडीशन क्या है कि ये फोर्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू माइनस x। दिस इज द कंडीशन। इफ दिस, then SHM, then particle will be performing SHM। so SHM की यही कंडीशन है, इसके अलावा और कोई कंडीशन अभी आपको नहीं पकड़नी है। अब जितने भी केसेस में ये सिचुएशन हो रही होगी, सभी केसेस इस कैटेगरी के पार्ट बन जाएंगे, जैसा कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हो या फिर पेंडुलम का केस हो या फिर कोई और भी केसेस हो, कोई भी फोर्स हो, अगर फोर्स इस कैटेगरी को फॉलो कर रहा है तो वो SHM कहलाता है। एज सिंपल एज एनीथिंग। नो अब इसके बाद हम लोग इसकी मैथमेटिक्स और काइनेमेटिक्स वाली बात कर लेंगे कि लाइक पोजीशन कैसे निकालना है, वेलोसिटी कैसे निकालना है, एक्सेलरेशन कैसे निकालना है, पार्टिकल चलेगा कैसे, कहाँ तक जाएगा। तो पहले मैं फिगर में एक्सप्लेन करता हूँ और फिर उसके मैथमेटिकल इक्वेशंस को बनाने की कोशिश करता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता है कि किस तरह से इक्वेशंस बनती है। सो लेट्स से कि पार्टिकल आपका किसी भी इंस्टेंट पर यहाँ था और ये इसकी मीन पोजीशन है। दैट मीन्स यहाँ पर फोर्स इस पर 0 लग रहे होंगे। तो फिर ये अगर पार्टिकल आगे गया, थोड़ा सा इसको और ऐड कर देते हैं। इसको जब आप इधर लेके जाओगे या फिर तो अगर आपने इधर कोई वेलोसिटी वगैरह दिया तो आप देखोगे फोर्स इस पर रिस्टोर करने के लिए कोशिश करेगा, तो दिस पार्टिकल कैन गो अप टू मैक्सिमम डिस्टेंस, उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। फिर क्या करना होगा, इस पार्टिकल को वापस आना होगा। जैसे ही वापस आएगा उसके पास वेलोसिटी होगी, फिर ये सेकेंड डायरेक्शन में मैक्सिमम चलेगा अप टू दिस लोकेशन, देन रिटर्न बैक टू द मेन पोजीशन। और इसी मोशन को ये बार बार करेगा, दैट मीन्स इसी को रिपीट करेगा। तो इस पार्ट मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो चल रहा है, ऑसिलेटरी हो जाएगा, रिपीट कर रहा है, पीरियोडिक हो जाएगा और इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, SHM हो जाएगा। तो कुछ टर्म्स होते हैं जो एक्सट्रीम लोकेशंस होती हैं, वो दो होंगी, एक इस साइड एक दूसरी साइड। इसको हम A पढ़ लेते हैं जनरली, तो ये -A कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये x इक्वल टू 0 है। तो अगर कोई आपसे पूछता है x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, A के बराबर हो सकती है, इसको हम एम्पलीट्यूड नाम से जानेंगे। फिर अगर t इक्वल टू 0 पे यहाँ से चला था इनिशियली ये t इक्वल टू 0 पे चला था, तो यहाँ पर जाने के बाद, फिर वापस आने के बाद, फिर अपोजिट जाने से के बाद, फिर से वहीं पर आने पर एक साइकिल कंप्लीट होती है। तो जो एक साइकिल कंप्लीट होती है उसके लिए टाइम पीरियड t होता है। तो पीरियोडिक मोशन में जो टाइम पीरियड होता है वो एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, इसका मतलब जब वो वापस इसी लोकेशन पर आएगा तब तक उसका एक टाइम पीरियड हो चुका होगा, उसको टी बोलेंगे। सो फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड एंड व्हेन इट रिटर्न्स बैक टू द सेम पोजीशन विद द सेम वेलोसिटी, जब इनिशियली चल रहा होगा तो इस तरफ की वेलोसिटी से जा रहा होगा, हालांकि इस पोजीशन पे ये बीच में आता है लेकिन वो उस अपोजिट डायरेक्शन की वेलोसिटी लेकर के आता है। सो जिस वेलोसिटी से चला था उसी डायरेक्शन में चलने वाली वेलोसिटी और उसी पॉइंट पर जब वो रिटर्न करता है तो एक टाइम पीरियड हो जाता है। आगे हम लोग प्रूफ करेंगे कि यहाँ से x इक्वल टू 0 से इस एक्सट्रीम तक जाने के लिए t/4 टाइम लगता है। लॉजिक से भी आप समझ सकते हो कि 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इसलिए t/4 लगेगा। फिर से मेन पोजीशन पे वापस आने में इसको 2t/4 यानी t/2 का टाइम लगता है स्टार्टिंग से लेकर के। दूसरे एक्सट्रीम पर जाने के लिए इसके पास जो टाइम लगता है वो t/3 t/4 लगता है। t/4 प्लस t/4 प्लस t/4 3t/4 हो जाता है और फिर से इस जर्नी को कंप्लीट करने में t/4 लगता है। तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि उसको अपने मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन में जाने में कितना टाइम लगेगा। सो अगर आपको टोटल टाइम पीरियड पता है तो उसका 1/4 करके हम बता देंगे। सो इस तरह से उसकी मोशन चल रही होती है, ये 1 डायमेंशनल मोशन हो रहा होता है जिसको पिक्चर में दिखाया गया।
इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे सपोर्ट करेंगे, इक्वेशंस कैसे बनेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर ये फोर्स लिया गया तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, जहां पर के क्या है, के इज अ कांस्टेंट, वेयर के इज अ कांस्टेंट। इस फोर्स को देख करके आपको स्प्रिंग ब्लॉक का फॉर्मूला जरूर याद आ जाएगा। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का जो फॉर्मूला होता है एग्जैक्टली यही होता है, उसमें हम के को स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। सो पॉइंट इज कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो है वो हमारा एक एग्जांपल है, दैट इज ओनली वन एग्जांपल। देयर कैन बी न्यूमरस एग्जांपल्स जिनमें ऐसी कंडीशन आ सकती है, और जिसमें भी ऐसी कंडीशन आएगी उसमें हम के को कांस्टेंट बोलेंगे और इससे जो आने वाला सोल्यूशन है उसको कॉपी कर लेंगे। अच्छा, ये फोर्स आ गया, तो ये भी बोल सकते हैं कि ये एसएचएम की इक्वेशन है। इसको हम लोग आल्सो जानते हैं कि एफ की वैल्यू एम ए के बराबर होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो एम ए की जो वैल्यू आएगी वो माइनस के एक्स के बराबर आ जाएगी। ये भी एसएचएम की इक्वेशन ही है। इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेशन के टर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू गेट एज ए एज माइनस के बाई एम इंटू एक्स। नो, ये जो k है वो एक कांस्टेंट है, मास पार्टिकल या बॉडी का होगा जिसके बारे में हम डील कर रहे हैं, तो दोनों कांस्टेंट हैं। तो इस कांस्टेंट को हम एक नया नाम दे देते हैं, k बाई एम को एक नया नाम दे देते हैं, इसको हम ओमेगा स्क्वायर बोल देते हैं। ये ओमेगा स्क्वायर किसी पर्पस के लिए बोला गया है, वो बाद में आपको सेटल डाउन हो जाएगा। अभी ओमेगा हमारे लिए एक कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू इसके बराबर है। दैट मीन्स ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर है, अंडर रूट के बाई एम। बाद में हम जब प्रूफ करेंगे तो पता चलेगा ये वही ओमेगा है जो टाइम पीरियड से लिंक होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। लेकिन अभी इसको हम एक नंबर जैसा ट्रीट कर रहे हैं। ऐसा ट्रीट करेंगे तो अपने पास जो ये इक्वेशन आएगी वो ये बन जाएगी, a is equal to minus omega square into x. So many times we call this as a SHM equation. तो SHM के लिए आप इस तरह से लिखोगे तो ये SHM equation है जहाँ ओमेगा की वैल्यू ये है, या फिर आप इस फॉर्मेट में लिखो वो भी SHM है, आप इस फॉर्मेट में लिखो वो भी SHM है। So these all are the equations of SHM. This is written in terms of force. This is written in terms of acceleration. This is also in terms of acceleration. Now, जब आप इस इक्वेशन को देखते हो आपको काइनेमेटिक्स याद आ जाना चाहिए, क्योंकि काइनेमेटिक्स हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं कि अगर हमको एक्सेलरेशन पता होता है तो हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं, पोजीशन निकाल लेते हैं, एवरीथिंग वी नो। उसके लिए हमको ये चेक करना होता है ये एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है या वेरिएबल है। अगर कांस्टेंट होता है तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी जैसी इक्वेशन आप से जाते हो। ये x अगर ये वेरिएबल है तो इसके लिए हम इक्वेशन डेफिनेशन वाली लगाएंगे, तो डेफिनेशन से लगा करके सॉल्व करते हैं। अच्छा, इससे बहुत सारे पॉइंट्स ऑब्वियस जो निकल रहे हैं उसको यहाँ पे पहले समझ लेते हैं इसी पिक्चर में। ये जो पिक्चर मैंने बनाई है ये आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है एसएचएम को डाइजेस्ट करने के लिए। और इसमें अभी हमने टाइम के बारे में दिखाया, टाइम कैसे कैसे चलता है, पोजीशन के बारे में दिखाया, ये मीन पोजीशन होता है, ये एक्सट्रीम पोजीशन होते हैं। यहाँ पर हम लोग एक्सेलरेशन भी देख सकते हैं। एक्सेलरेशन को अगर आप काउंट करोगे तो आप पाओगे कि जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। सो एक पॉइंट यानी ये जो मीन पोजीशन है, मीन पॉइंट पोजीशन पे एक्सेलरेशन कितना होता है, जीरो। कई बार एग्जाम में छोटा सा क्वेश्चन दे देता है एज ए स्टेटमेंट कि एसएचएम में मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन पर एक्सेलरेशन जीरो होता है, यू से यस। फिर आपसे पूछेगा एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, तो जब ए की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी तो एक्सेलरेशन भी सबसे ज्यादा होगा। जब यहाँ पर आओगे तो एक्सेलरेशन इधर लगेगा, क्योंकि फोर्स जिधर होता है उधर एक्सेलरेशन होता है, और ये ए की वैल्यू मैक्स होती है, और ए मैक्स की जो वैल्यू होती है ए ओमेगा स्क्वायर के बराबर होती है। जब आप इस एक्सट्रीम पर होंगे तो एक्सेलरेशन टूवर्ड्स द मीन पोजीशन लग रहा होगा, और ये अभी भी मैक्स होगा, और इस मैक्स की वैल्यू ए ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगी। तो पॉइंट इज acceleration is maximum at the extreme locations and it is zero at the mean location, and it always acts toward the mean position। और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी आपको पता होगा, ए ओमेगा स्क्वायर। फॉर द टाइम बिंग ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू के बाई एम है, और के कैसे पता चलेगा, फोर्स से पता चलेगा, और एम आपको पता होगा बिकॉज ऑफ द क्वेश्चन, मास ऑफ द पार्टिकल। जहां तक ए के बारे में है वो ए आपको बताएगा, ए को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं, सो उसके बारे में बताएगा। सो यू गॉट टू नो कि हाउ एक्सेलरेशन वैरीज, it is zero at the mean, then increases to max, and then decreases to zero again, then increases to max, then again decreases to zero. This is how the magnitude changes. Moreover, इसका जो मैग्नीट्यूड है पोजीशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इस रिलेशन से गवर्न होता है।
एक बार हमको एक्सेलरेशन पता चला तो हम लोग इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे चेक करते हैं। हमको पता होता है कि एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है उसमें d2x अपॉन dt2 होता है। इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ऐसी बन जाएगी d2x अपॉन dt2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। सो मोस्ट ऑफ द टाइम हम बोलेंगे ये SHM की इक्वेशन है, दैट्स आल्सो कॉल्ड इक्वेशन ऑफ SHM। इस फॉर्म में लिखने से एक फायदा है, इस पे आपको दो वेरिएबल नजर आ रहे हैं। जनरली हम इक्वेशन दो वेरिएबल में ही डील करते हैं। कोई भी इक्वेशन आप देखोगे मोस्टली इट विल बी हैंडलिंग इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पर भी दो वेरिएबल हैं, एक x है और दूसरा t है। तो ये x और t में रिलेशन है, x और t में रिलेशन है, लेकिन ये जो रिलेशन है ना ये लीनियर रिलेशन नहीं है। दैट मीन्स इसमें हम x की वैल्यू को रख करके t डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो जब कभी आपको ऐसा इक्वेशन नजर आए आप समझ सकिए कि ये SHM की इक्वेशन है। और इसका सोल्यूशन क्या होता है मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, और इसको पहले समझ लेते हैं। इसके बाद में हम लोग उसका डेरिवेशन भी कर लेंगे और इंटीग्रेट करके उसका डेरिवेशन आ जाएगा। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सोल्यूशन, इसलिए हमको समझते हैं। जब कभी फ्यूचर में ऐसे इक्वेशन कई बार आएगी, नॉट ओनली इन दिस SHM चैप्टर, in future chapters you will find many of the cases we will get this kind of equation. The only difference would be कि ये जो x है, x का नाम कुछ बदल जाएगा, y हो जाएगा, z हो जाएगा, p हो जाएगा, q हो जाएगा, लेकिन फॉर्मेट यही रहेगा। तो एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल t है। तो जनरल स्टैंडर्ड क्या है, तो मैं जनरल स्टैंडर्ड बता देता कि इसका जो रिजल्ट आता है, इसका जो सोल्यूशन आता है, सोल्यूशन मीन कि इसका जो लीनियर इक्वेशन बनती है वो इस फॉर्मेट की होती है। x इज इक्वल टू बेसिकली क्या आएगा, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आएगा। सो क्या रिलेशन जाता है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5। ये इसका सोल्यूशन होता है। ये इसको जब आप सॉल्व करोगे तो दो बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि ये डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जब हम एक बार इंटीग्रेट करते हैं तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आता है, अगर हम लिमिट नहीं लगाते हैं तो। दो बार इंटीग्रेट करते हैं तो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आते हैं। तो इस इक्वेशन में भी आपको दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट नजर आ रहे होंगे। x पोजीशन है, t टाइम है, ओमेगा वो नंबर है जिसको हम लोगों ने माना हुआ था, a एंड फाई ये दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ये a और फाई की वैल्यू क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगी, तो वो हमारे लिए एक कांस्टेंट है जो कि डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। अगर आप इसको चाहो तो इस फॉर्मेट भी लिख सकते हो, x को a साइन ओमेगा t प्लस b कॉस ओमेगा t। इस तरह से भी लिखोगे तब भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे, एक a होगा दूसरा b होगा। ये a अलग हो सकता है, ये a अलग हो सकता है, ये हम बस फॉर्मेट ऑफ द सोल्यूशन बता रहे हैं। या फिर आप चाहो तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस 5। So whenever you get this kind of differential equation, उसका मैथमेटिकल आंसर ये आता है। सो वो मैथमेटिक्स है, उसको हम जंप कर रहे हैं अभी के लिए, और उसका फिजिक्स वर्जन है उस पर हम फोकस करेंगे। फिर इसके बाद ये जो मैथमेटिकल वर्जन है सोल्यूशन, उसको हम ड्राइव करके देख भी लेंगे। सो दिस इक्वेशन हैज दिस सोल्यूशन और दिस सोल्यूशन। और का मतलब कोई भी आप एक यूज करो, एक ही कहानी है, यानी दीज थ्री आर ऑफ द सेम फॉर्मेट। सो बट सभी में दो दो आर्बिट्री कांस्टेंट रहे होंगे और उनकी वैल्यू हमको पता करनी पड़ती है। मोस्टली हम इसको यूज करेंगे, और फिर डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन किसी को भी यूज किया जा सकता है। सो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास SHM की जो लीनियर इक्वेशन आ गई वो ये हो गई। सो व्हाट वी हैव अंडरस्टूड कि जब कभी ऐसा होगा तो हम ऐसा बोलेंगे, इफ a force is found to be minus kx, then we can claim कि x is going to be equal to a sin omega t plus 5, where omega is a number we have identified with k by m under root, जहाँ पर k फोर्स से मिल जाएगा, m पार्टिकल के मास से मिलेगा, तो ओमेगा वहां से पता चल जाएगा। और a and phi they are arbitrary constants, और वो क्वेश्चन की लैंग्वेज से पता करेंगे इनिशियल पोजीशन को लगा करके कि इसकी वैल्यू क्या आने वाली है। सो एक बार हमारे पास x आ गया, दैट मीन्स वी गॉट टू नो पोजीशन। नाउ यू विल फाइंड कि लाइफ इज गोइंग टू बी क्वाइट इजी।
पोजीशन को डिफरेंशिएट कर देंगे, वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसका मतलब इंटायर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जो लिखा गया है ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन को रीड करके पहले फोर्स पता करना पड़ता है। एक बार फोर्स पता कर लिया तो डायरेक्टली ये इक्वेशन लगा देंगे, पोजीशन आ जाएगी, फिर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, चैलेंज क्या रहेगा? चैलेंज हमारे पास ये रहेगा कि ए और फाई क्या है वो हमको क्वेश्चन से पढ़ के आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। डायरेक्टली देता है तो और अच्छी बात होती है। इस इक्वेशन पे थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको इसको और इंटरनलाइज करने में हेल्प मिलेगी। सो लेट्स से कि अगर एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, ए और फाई कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। और ये x इक्वल टू 0 है, ये उसका एक एक्सट्रीम एंड है और ये एक दूसरा एक्सट्रीम एंड है जिसके बीच में ये चलने वाला है फ्यूचर में। सो ऑल द टाइम ये यही मोशन करने वाला है। और अगर एक पार्टिकल यहाँ से चलता है और इस डायरेक्शन में चलता है, ये इसकी इनिशियल कंडीशन दी गई है। सो ऐसा बोलेगा कि फाइंड इक्वेशन ऑफ एसएचएम। जब हम इक्वेशन ऑफ एसएचएम कहते हैं तो उसका मतलब ये भी होता है, लेकिन ये उस फॉर्मेट में नहीं है जिस फॉर्मेट में हम चाहते हैं। तो दिस इज आल्सो इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो बेसिकली हमारा ये लीनियर फॉर्मेट वाली इक्वेशन को जानने का इंटरेस्ट है। सो फाइंड इक्वेशन ऑफ एसएचएम फॉर गिवन इनिशियल कंडीशंस। लेट्स से ये ए पार्ट की फिगर मैंने बनाई है और इस ए पार्ट के लिए हम इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं। तो अगर ऐसा सिचुएशन दिया है तो यहाँ से हम ए और फाई निकाल ले जाएंगे। सो हम कैसे स्टार्ट करेंगे कि एक्स की जो वैल्यू है उसके लिए पहले फोर्स आपको दिया होगा, तो फोर्स के बारे में मैं आप लिख देता हूँ। एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स गिवन है। तो अगर ये गिवन है तो के अपने को गिवन है। सो एक्स कैसे जाएगा? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो ए यहाँ पर यूज किया और यहाँ पर ए यूज किया वो सेम यूज कर लिया है। अगर वो अलग होता, लेट से एक मिनट के लिए इसका नाम हम ए डैश दे देते हैं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ए दे सकते हो, पी दे सकते हो, क्यू दे सकते हो, कुछ भी चलेगा। लेकिन ये जो ए है ये एक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं। सो इससे आप देखोगे क्या देख सकते हो, कैन वी से कि एक्स मैक्स, यहाँ से आप देखो एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है, क्या एक्स की मैक्सिमम वैल्यू ए आएगी? बिल्कुल आएगी मोशन के हिसाब से, क्योंकि एक्स कितना जा सकता है मैक्सिमम? ए तक डिस्प्लेस हो सकता है। इस इक्वेशन से पूछो, अगर इस इक्वेशन से पूछते हो कि एक्स मैक्स कितना आएगा, तो हम जानते हैं कि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो क्या इससे जो एक्स मैक्स की वैल्यू आएगी वो ए डैश आएगी? तो जो फिगर है और जो इक्वेशन है दोनों मैच करने चाहिए। तो जैसे ही आप मैच कराओगे तो आपको पता चलेगा कि जो ए डैश है, यानी जो हम कांस्टेंट यूज करते हैं, वो नथिंग बट ए, दैट मींस एम्पलीट्यूड। सो ये ए फॉर एम्पलीट्यूड के बराबर होती है। तो पॉइंट इज कि जो हम यहाँ पर लगा रहे होते हैं वो इस एम्पलीट्यूड को बता रहे होते हैं। तो ए डैश हमको पता चल गया, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमको पता चल गया। अब अपने को दूसरा पता करना है, हाउ वी कैन गेट द सेकंड वन। सेकंड वन के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है? टी को 0 रखेंगे तो एक्स भी 0 आना चाहिए। तो हमारा इक्वेशन बन गया एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ए डैश की वैल्यू पता चल गई है। अब अपने पास कंडीशन ये है कि इफ वी से टी इक्वल टू 0 देन एक्स इज आल्सो इक्वल टू 0। इसको लगाते हैं, put the x 0, yes, equal to a sin, put the t 0, तो ये बनेगा 0 प्लस फाइव। तो अपने पास आ जा रहा है कि साइन फाइव की वैल्यू 0 आ रही है। अगर साइन फाइव की वैल्यू 0 आ रही है तो फाइव कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इसमें फाइव की वैल्यू बहुत सारी आने वाली हैं। जैसे एक 0 आएगी, दूसरा प्लस माइनस पाई आएगा, प्लस माइनस 2 पाई आएगा, प्लस माइनस 3 पाई आएगा। इस तरह से बहुत सारे आंसर आने वाले हैं। जनरली हमको 0 से 2 पाई के बीच में या माइनस पाई से पाई के बीच में, यानी 2 पाई के इंटरवल में वैल्यूज चेक करनी होती हैं, क्योंकि 2 पाई के इंटरवल के बाद वो सारी वैल्यूज अपने आप को रिपीट करती हैं। सो इसमें जो दो, अगर हम 0 से 2 पाई के अपना रेंज पकड़ के चलते हैं तो इससे हमारे पास दो आंसर आ रहे हैं। एक फाई की वैल्यू 0 आ रही है और फाई की वैल्यू पाई आ रही है। ये विद इन 0 to 2 पाई रेंज पर है, विद इन 0 to 2 पाई रेंज, क्योंकि 2 पाई के बाद एक साइकिल कंप्लीट होती है और बाद में उसी साइकिल को रिपीटिशन होता है। तो 0 से 2 पाई के बीच में ये दोनों अलग अलग नंबर्स हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे।
नो अभी हमारा आंसर या तो 0 चूज करना होगा या पाई चूज करना होगा। कैसे चूज करते हैं उसके लिए भी मैं बताता हूँ, और फिर अगला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, उसमें आपको आंसर डिसाइड करना होगा। एग्जाम में आता है क्वेश्चन की इक्वेशन बताइए। सो अगर हमने 0 यूज किया तो क्या लिखेंगे, 5 यूज किया तो क्या लिखेंगे। उसके पहले आपको ये बताया गया कि ये एरो जो बना हुआ वो हमारा काम का है। दूसरी कंडीशन हमको ये पता चलेगी एरो से। एरो क्या कहना चाह रहा है, एरो ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। दूसरी कंडीशन को ये मिल रही है एट टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो वेलोसिटी हैज टू बी पॉजिटिव। वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इसलिए वेलोसिटी को पॉजिटिव होना जरूरी है ना। इन केस अगर हमको पोजीशन पता है तो वेलोसिटी कैलकुलेट करना हमको आता है। तो इससे वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, हालांकि इसको हम लोग अभी सेपरेटली भी कैलकुलेट करेंगे। तो वेलोसिटी का मतलब होता है dx by dt, बट यू नो डिफरेंशिएशन, इसलिए हम लोग जल्दी भी कर सकते हैं। सो ए रहेगा साइन कॉस में चला जाएगा, अंदर से डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर ओमेगा बाहर आ जाएगा। तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव ये वेलोसिटी बन जाएगी। ये स्टेप नहीं समझा होगा तो मैं एक बार री एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो साइन किस में जाएगा, कॉस में। फिर उसके अंदर जो होता है चेन रूल के अकॉर्डिंग उसको डिफरेंशिएट करते हो तो टी का कॉफिशिएंट है ओमेगा, तो ओमेगा सर्वाइव कर जाएगा, तो एक ओमेगा बाहर आ जाता है, तो ये बन जाता है वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। इसके बाद में आप चेक करोगे कि फाइव रखने से वेलोसिटी क्या बनेगी, और फाइव को जीरो या पाई रखने से अलग अलग वेलोसिटीज आएंगी। टी इक्वल टू जीरो पे चल रहा है, तो टी इक्वल टू जीरो पे अगर वेलोसिटी आप मेजर करना चाहोगे तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा ए ओमेगा कॉस फाइव। क्यों, क्योंकि टी को आपने जीरो रख दिया तो ओमेगा टी वाला टर्म जीरो हो गया, तो ये बन गया दिस इज द वेलोसिटी एट टी इक्वल टू जीरो। नाउ अगर आपने फाइव को जीरो पकड़ा तो वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव आएगी, लेकिन अगर आपने फाइव को पाई पकड़ा तो वेलोसिटी नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि कॉस पाई नेगेटिव होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सो बेसिकली मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जब कभी आपको इक्वेशन निकालनी होगी तो पहले पोजीशन को यूज करके एक इक्वेशन आएगी फाइव के टर्म में, उससे फाइव के जनरली आपको दो आंसर मिलेंगे जनरली, और अगर दो आंसर्स मिलते हैं तो वो दोनों ऑप्शन में देने वाला है। उसमें से राइट ऑप्शन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम देखेंगे कि वो पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा है, वेलोसिटी को वॉच करेंगे। और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मैंने अभी यहाँ पे बना दिया है, उसको भी आप एज ए स्टैंडर्ड याद रख सकते हो। फिर इस फाइव को रख करके वेलोसिटी देखेंगे, इस फाइव को रख करके वेलोसिटी देखेंगे, जो मैच करेगा उसी को अपना आंसर एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये मैच कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है। सो फाइनल हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगी, सो फाइनली वी कैन क्लेम कि फाइव को हमको जीरो पिक करना है, तो हमारी इक्वेशन आ गई x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। सो जब कभी पार्टिकल मीन पोजीशन से पॉजिटिव डायरेक्शन में चलता आएगा तो हम डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि ये उसकी इक्वेशन होती है। So equation of SHM for a particle starting from mean position going toward the positive extreme is given by sin omega t। और वैसे भी आपको समझ में आना चाहिए कि साइन जो होता है वो जीरो पे जीरो होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, मैक्सिमम होता है। तो ये साइन जैसा ग्राफ दिखा रहा है, पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कॉज करना है। मैंने काफी डिटेल में बोल दिया इस चीज को, और इसको बस चेक करने के लिए मैं आपको दूसरा बी पार्ट देता हूँ एज एग्जाम्पल। उस पर आपको यही सारे रूल लगाने हैं और बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ आपको। तो इसका बी पार्ट है, अभी भी आपको इक्वेशन ऑफ द एसएचएम बतानी है। इनिशियल सिचुएशन में दे रहा हूँ, ये x इक्वल टू जीरो वाला स्टोरी है, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये फर्स्ट एक्सट्रीम है, या एक प्लस एक्सट्रीम है, ये माइनस एक्सट्रीम है। पार्टिकल आपका t इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे पाया गया, और ये t इक्वल टू जीरो है। अगर पार्टिकल आपको यहाँ पे जीरो पे पाया गया, तो अपने को इक्वेशन बतानी है। एक और पॉइंट होगा कि यहाँ पर जब एक्सट्रीम पर होता है तो उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, अभी हम लोग चेक करेंगे। तो सिंस वेलोसिटी जीरो है तो एरो बताने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अपने को पता है कि वापस आएगा तो इसी डायरेक्शन में आएगा, तो वेलोसिटी का एरो आपको नहीं दिया जाएगा। आपसे बोलता है कि इसकी इक्वेशन बताइए। फोर्स वही है, फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, यानी के की वैल्यू आप के जैसा यूज करोगे, और इक्वेशन अपने को निकालना है। चार ऑप्शन में दे दे रहा हूँ। x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, x is equal to a cos omega t, x is equal to minus a sin omega t,
x इज इक्वल टू माइनस ए कॉस ओमेगा टी। ऑप्शंस जब दिए होते हैं तो कैलकुलेशन आंसर देना बहुत आसान भी होता है, उसके लिए भी मैं आपको आइडिया भी दे दूंगा। और एनीवे अभी आपको बताना है कि अगर ये सिचुएशन है और ये पार्टिकल एसएचएम करता है, सो इसकी इक्वेशन किस फॉर्मूले से गवर्न होने वाली है, या फिर इक्वेशन एसएचएम की कौन सी है आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस 1 2 3 4, ये आपको पता करना है। सो कैन यू आंसर दैट? So third, second, cos omega t, c, third, second. ओके आपको पूछने से हमको आइडिया लग जाता है कि कितना हमको और भी बताना है। तो जबकि ऑप्शंस दिए होंगे ना, तो इट्स सिंपली चेकिंग ऑफ द इक्वेशन वैलिडिटी। और अगर इक्वेशन ऑप्शंस नहीं दिए होंगे तो हमको ड्राइव करना होता है, तो हम लोग ड्राइव कर लेते हैं पहले, इसके बाद में फिर चेक करते हैं कि क्या। सो कैसे स्टार्ट करोगे? तो पहले मैं सॉल्व करके करने की कोशिश करता हूँ। आप बोलोगे कि ये एसएचएम है, सिंस ये एसएचएम है इसलिए इसकी इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ए वही है एम्पलीट्यूड, तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट, तो अपने को समझ में आ गया कि एक आर्बिट्री कांस्टेंट जो है दैट इज बेसिकली एम्पलीट्यूड। अब फाई अपने को पता करना है, क्योंकि इस सारे ऑप्शन में से बस फाई पता चल जाएगा तो क्लियर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फाई को निकालने के लिए कंडीशन है क्या, एट टी इक्वल टू 0 एक्स मस्ट बी इक्वल टू ए, क्योंकि एक्स यहाँ से मेजर किया जा रहा है मीन पोजीशन से। सो एक्स इज बीइंग, तभी मैंने इसको एक्स इक्वल टू 0 बोला, सो दैट यू कैन थिंक ऑफ कि ये एक्स इक्वल टू 0 मीन्स द ओरिजिन। तो अगर आपको ओरिजिन डिफाइंड है तो हर एक पॉइंट की लोकेशन हम ओरिजिन से ही मेजर करते हैं। आर यू गेटिंग? ये जिस तरह से यहाँ पर ओरिजिन ड्रा किया गया और बताया गया, तो एक्स की वैल्यू हम प्लस ए लिखेंगे। तो इस केस में x जो होगा वो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नहीं बता रहा होगा, बल्कि पार्टिकल की पोजीशन बता रहा होगा। सो x इज पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। तो जब इस इक्वेशन में हम लोग x यूज करते हैं, सो ये x इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। इट मे बी द डिस्प्लेसमेंट, इट मे नॉट बी द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द डिफरेंस इन द पोजीशन। सो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन से निकालते हैं। ये बहुत माइनर सा पॉइंट है बट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो एट इक्वल टू 0 द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज ए। सो अगर ये ए पोजीशन हो गया तो फिर इसको रख देते हैं, इस पर टी को 0 रखेंगे, एक्स की जगह ए रखा, ए इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो ये 0 हो जाएगा प्लस 5। तो अपने को पता चला कि जो साइन 5 की वैल्यू है वो 1 आ जा रही है। अब 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में अपने को अगर वर्क करना है तो 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में इसका एक ही आंसर आने वाला है, जो कि पाई बाई 2 है, और कोई आंसर नहीं आएगा इसमें। दो आंसर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन पर हैं, तो जब कभी एक्सट्रीम पर होंगे तो एक ही आंसर आएगा, अगर कहीं बीच से स्टार्ट करोगे तो फिर दो आंसर आएगा। द रीजन बीइंग कि एक्सट्रीम पर वो एक बार जाता है और बाकी सभी जगह पर ये 2 बार जाता है एक साइकिल में। तो एक्सट्रीम्स पर ओनली वंस, बाकी सभी लोकेशन पर ये ट्वाइस। तो अकॉर्डिंगली फाई की अलग अलग वैल्यूज आती है। सो फाई की वैल्यू ये आ गया, एक बार इसको वापस कर दोगे तो ये बनेगा x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 विच इज पाई बाई 2। साइन 90 प्लस थीटा लगा देंगे इस पर, तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, तो दिस इज गोइंग टू बी ए कॉस ओमेगा टी।
नो आपका जो आंसर आएगा इक्वेशन का ना, वो इस बात पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा कि वो जो 3 इक्वेशंस हम लोगों ने बनाई थी उनमें से कौन सी चूज करते हो। आप ये चूज करते हो तब भी आएगा, अगर आप कॉस वर्ड यूज करोगे तब भी कॉस आएगा, आप साइन प्लस कॉस का कॉम्बिनेशन यूज करोगे तब भी कॉस आएगा। तो इक्वेशन हमारी यही आएगी। सो ए कॉस ओमेगा टी जो होगा उसको हम मार्क कर देंगे। सो बी ऑप्शन बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन। मोरोवर हम कैसे चेक कर सकते थे? बहुत इजी था। एक्स टी को 0 रखते तो हमारा एक्स ए आ जाना चाहिए था, इस पे टी को 0 रखो, एक्स 0 हो जाएगा तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। जनरली हमारे ऐसे आंसर हो जाते 4 ऑप्शन में से। टी को 0 रखेंगे और एक्स को मेजर करेंगे, ए आ जा रहा है, ये कैंडिडेट है। इसमें टी को 0 रखेंगे, एक्स 0 हो जाएगा, ये कैंडिडेट नहीं है। इस पे टी को 0 रखेंगे, एक्स की वैल्यू माइनस ए आ जाएगी, ये भी कैंडिडेट नहीं है। इसलिए यही एक है जो कंडीशन को, गिवन कंडीशन को जस्टिफाई कर रहा है। तो इस तरह से हम गिवन कंडीशन को चारों में जस्टिफाई करेंगे और जो मैच करेगा उसको करेक्ट आंसर बना देंगे। अगर सपोज कर लीजिए 2 ऑप्शन मैच करते हैं, अगर 2 ऑप्शन या मल्टीपल ऑप्शन मैच करते हैं तो फिर अपने को इस तरह से सॉल्व करना है और फिर आंसर तक जाना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन देगा तो डेफिनेटली वो 2 ऑप्शन को या 3 ऑप्शन को मैच करवाएगा, फिर उसके बाद आपसे सॉल्व करवाएगा, फिर फाइनल वैल्यू तक जाएगा। एनीवे, अगर आपको अब आइडिया लग गया तो अब हम इन इंपॉर्टेंट इक्वेशंस को बना लेते हैं। ये 4 इक्वेशंस जनरली हमारे लिए खास इंपॉर्टेंस की होती हैं और उनके इक्वेशन को याद रखना है। अगर पार्टिकल x इक्वल टू 0 से चल रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसकी इक्वेशन हम लोगों ने भी डिराइव की, दिस केम आउट टू बी a sin ओमेगा t। दूसरा, अगर यहाँ से चल रहा है एक्सट्रीम पोजीशन से, ये x इक्वल टू 0 है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है, t इक्वल टू 0 पर, ये सिचुएशन हम t इक्वल टू 0 यानी इनिशियल कंडीशन बता रहे हैं। इसकी इक्वेशन क्या बनती है? इसकी इक्वेशन अभी आपने प्रूव किया और देखा, x की वैल्यू आती है a cos ओमेगा t। ये स्टैंडर्ड है, तो ये अपने को याद रखना है और याद हो भी जाएंगे, सिंपल है, लॉजिक है। सपोज कर लीजिए ये कंडीशन होती है, मैं रिजल्ट बताने के साथ साथ आपसे भी पूछता चलता है, अगर ऐसा पिक्चर बनाया गया तो इसकी इक्वेशन क्या एक्सपेक्ट करते हो आप? ये मीन से चल रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। तो मीन का है मतलब टी इक्वल टू 0 पे पोजीशन 0 आ जानी चाहिए, नेगेटिव पे चलना चाहिए, इसका मतलब फ्यूचर में नेगेटिव आना चाहिए। ग्रेट। सो इट इज गोइंग टू बी माइनस ए साइन ओमेगा टी। और लास्टली आप इसको भी याद रख सकते हो, t इक्वल टू 0 पर अगर ये इस एक्सट्रीम पर है, सो नीड नॉट टू से, आपको दिमाग में ये आ रहा होगा, दिस इज गोइंग टू बी माइनस ए कॉस ओमेगा टी। फिर इसकी फ्यूचर वैल्यू से वेरीफाई भी कर सकते हो, टी को 0 रखने से माइनस ए आएगा, बिल्कुल आएगा क्योंकि एक्सट्रीम पर है, माइनस ए पर है। मोर ओवर एस एच एम करेगा तो एस एच एम का मतलब सिंपल हार्मोनिक होता है। सिंपल हार्मोनिक का मतलब है साइन या कॉस आना। सिंपल हार्मोनिक का सिंपल मतलब है कि साइन और कॉस का फंक्शन आना, ना साइन स्क्वायर आएगा ना साइन क्यूब आएगा, साइन का सिंपल फंक्शन आना, कॉस का सिंपल फंक्शन आना। सो ये 4 स्टैंडर्ड है और जैसे भी पार्टिकल आपको आइडेंटिफाई होता है कहाँ से क्या चल रहा है, उसकी राइट इक्वेशन को आप कैच कर सकते हो, राइट इक्वेशन को कैच कर सकते हो। सो इसमें से क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली पकड़ लोगे। फिर अगर थोड़ा सा टफ करेगा तो बीच में कहीं से स्टार्ट करा देगा, तो बीच में कराने के लिए हम इस लॉजिक को फॉलो करते हैं जो प्रीवियस स्लाइड में मैंने दिखाया। आप देख सकते हो, प्रीवियस स्लाइड आपको दिख रही होगी और उससे पहले भी हम लोगों ने एक एग्जांपल में उसको डिटेल पे देखा है। सो इस तरह से हम पोजीशन निकाल सकते हैं अगर गिवन पिक्चर है तो। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, पोजीशन से आगे वेलोसिटीज एंड ऑल दैट थिंग। सो x की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, a sin ओमेगा t प्लस फाइव, और आपको पता चल गया a फॉर एम्पलीट्यूड, फाइव पर, फाइव का मतलब होता है वैसे फेज, इनिशियल फेज, तो फाइव को इनिशियल फेज भी कहते हैं। तो अब इनके नाम भी दे सकते हैं, जहां पर a इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, फाइव इज कॉल्ड इनिशियल फेज, और ये जो साइन के अंदर होता है, साइन और कॉस के अंदर होता है, जिसको हम थीटा बोला करते थे, उसको फेज कहते हैं। सो ओमेगा टी प्लस फाइव, इंटायर स्टफ इज कॉल्ड फेज। और अगर टी को 0 रख दोगे तो ये फाइव बनेगा, तो वो इनिशियल फेज होगा। इनिशियल मतलब टी इज इक्वल टू 0।
सो ये लैंग्वेज चलती है। तो फिर ये फेज हो गया, ये साइन हो गया जो कि हार्मोनिक है, और ये एम्पलीट्यूड हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट है। एक्स को अब ओमेगा के बारे में बात कर लेते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट की बाई एम होती है, और ये साइन के लिए ओमेगा यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अगर ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो हमको ये पता होता है कि ओमेगा को हम 2π/t भी लिखते हैं और 2πf भी लिखते हैं। तो टाइम पीरियड यहाँ से निकल के आएगा, जिस पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस डिपेंड होते हैं कि टाइम पीरियड बताइए। सो अपने को क्या करना है, अपने को करना है 2π/t इज इक्वल टू m, दैट्स ऑल। अगेन कनेक्शन लॉस्ट। ओके, कनेक्शन वापस आ गया, चलेगा। तो इस तरह से हमने टी कैलकुलेट कर लिया। सो अब इसको और कंप्लीट कर लेते हैं। सो यहाँ से टी की वैल्यू पता चल जाएगी, टी फॉर टाइम पीरियड। सो किसी भी एसएचएम का टाइम पीरियड जो कि बहुत पॉपुलर क्वेश्चन होता है, और ये आएगा 2π/m/k। नाउ यू सी कि अगर आप इस फॉर्मूले को समझ पाते हो देन ओके, ऑडिबल है तो अच्छी बात है, आगे बढ़ रहे हैं। उस समय बीच में कुछ कनेक्शन का इशू दिखा था मेरे को, वापस आते हैं। सो ये जो फॉर्मूला है ना, मोस्टली क्वेश्चंस एग्जाम में या टेस्ट में ऐसा बोलेगा ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, उसका टाइम पीरियड बताइए। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए अपने को क्या करने की जरूरत है, 2π/m/k। ये 2π/m/k हो गया। तो अपने को क्या जानने की जरूरत है, मास ऑफ द पार्टिकल। मोस्ट उसको देना पड़ेगा एग्जाम में, क्वेश्चन में दिया होगा मास ऑफ द पार्टिकल। फिर दूसरी क्वांटिटी क्या जाननी है, के क्या है, फोर्स कांस्टेंट। और के आपको जैसे ही वो एसएचएम बोलेगा तो के बारे में जरूर बोलेगा। सो के आइडेंटिफाई करना होगा, इसका मतलब हमको पहले फोर्स आइडेंटिफाई करना होगा। फोर्स से आपको के पता चल जाएगा। के क्या होगा, एक्स का जो भी कॉफिशिएंट होगा वो के होगा। एक बार के मिल गया, वंस यू गॉट के एंड मास, यू गॉट टाइम पीरियड, आपको बीच की कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट टू डू एनी कैलकुलेशन इन बिटवीन, यू सिंपली कैन जंप टू दिस, यू कैन गेट योर आंसर। और इस पर हम लोग बहुत क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें हर चैप्टर से रिलेटेड होगा, रोटेशन से, ग्रेविटेशन से, फ्लूइड से, इलास्टिसिटी से, और सब में हम लोग इसको फोर्स को कैलकुलेट करना सीखेंगे। आपने कुछ लिखा है वो पढ़ लेता हूँ मैं। 2π/t वाला तो एंगुलर वेलोसिटी होता है ना, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। और उसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी टर्म हम लोग तब यूज करते हैं जब वो सर्कुलर पे जा रहा होता है, तो वहां पर भी रोटेशन हो रहा होता है, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। और जनरली इसको ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, इंस्टेड ऑफ सेइंग एंगुलर वेलोसिटी। दोनों में स्लाइटली डिफरेंस होता है। एंगुलर वेलोसिटी जो होता है उसकी बेसिक डेफिनेशन आती है डी थीटा बाई डी टी से। और अगर डी थीटा बाई डी टी है एंगुलर वेलोसिटी, तो वो हो सकता है अपने आप को रिपीट ना कर रहा हो। तो जब वो अपने आप को रिपीट नहीं करता है तो फिर ये एंगुलर वेलोसिटी ही रहता है। लेकिन अगर वो अपने को पीरियोडिक बना लेता है तो फिर इसी को हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो जब ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा तभी इस फॉर्मूले से रिलेटेड होता है। और अदरवाइज एंगुलर वेलोसिटी के केस में ये डी थीटा बाई डी टी से रिलेटेड होता है। तो सर्कुलर केस में वो दोनों सेम हो जाते हैं, इसलिए वो आपको एक जैसा लगता है। तो इसलिए हम इसको अप्रोप्रिएट नाम देंगे। अप्रोप्रिएट नाम क्या होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर वेलोसिटी नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा था एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, रोटेशन केस में आती है। एंड रोटेशन में नॉट बी सर्कुलर और पीरियोडिक। इज दिस ओमेगा बाई 2π फ्रीक्वेंसी फॉर एवरी ऑसिलेटरी मोशन। ये ओमेगा बाई 2π जो फ्रीक्वेंसी आती है, इसको ओमेगा बाई 2π करके एफ भी निकाल सकते हैं। तो हाँ, जिसका ओमेगा पता होगा उसकी फ्रीक्वेंसी हम इससे निकाल सकते हैं, कोई भी मोशन क्यों ना हो, ऑसिलेटरी, पीरियोडिक और एसएचएम सभी के लिए वैलिड होता है। यहाँ से टाइम पीरियड निकल आया, तो हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं।
तो अगर फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी के केस में हम लोग लिखने वाले हैं इट्स गोइंग टू बी ओमेगा बाई 2 पाई, सो दैट विल बी इसका रेसिप्रोकल 1 बाई 2 पाई अंडर रूट k बाई m। सो कई बार वो फ्रीक्वेंसी टर्म यूज करेगा तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग ये यूज कर लेंगे। सो हम लोग अभी टाइम पीरियड पर फोकस करेंगे, फ्रीक्वेंसी उसका रेसिप्रोकल होता है, आप इजीली इसको निकाल सकते हो। अगर आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई तो हम लोग आगे चलेंगे इस पर, और मैंने आपको आइडिया भी दे दिया कि के निकालने की जरूरत है, बाकी टाइम पीरियड आपको खुद ब खुद मिल जाता है। इसी टाइम पीरियड पर थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। ये जो ओमेगा आया है ना, ओमेगा यहाँ पर इन्वॉल्व है। ओमेगा को देखो कैसे काम कर रहा है। ओमेगा इज साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का मतलब हुआ ये टी का कोएफिशिएंट है। साइन का फंक्शन कैसा होता है वो आपको पता है, तो मैं एक एग्जांपल से इलस्ट्रेट कर देता हूँ तो और भी आपको समझ में आएगा। ओके, आउटसाइड नॉइज आ रहा है, तो आई होप कि आपको सुनाई दे रहा होगा। x इक्वल टू 0 यहाँ पर है और ये पार्टिकल इस तरह से चल रहा है। t इक्वल टू 0 की स्टोरी है और ये a तक जाता है और ये माइनस a तक जाता है। इसको और समझ लेते हैं। तो इसकी x की जो लोकेशन है किसी टाइम पर a साइन ओमेगा टी आती है, ये हम लोगों ने अभी प्रूफ किया हुआ है। ये आपको समझाने में हेल्प करेगा ओमेगा क्या है, और भी डीपर समझने में, मोशन को समझने में हेल्प आएगी। दिस इज द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये कैसे वैरी कर रहा है इसको ग्राफ से देखोगे तो और भी आपको क्लियर समझ में आएगा। ग्राफ किसका प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूं मैं? पोजीशन वर्सेस टाइम, हाउ दिस चेंजेस इट्स पोजीशन। तो t इक्वल टू 0 पर ये ओरिजिन से चलता है, साइनोसॉइडल कर्व फॉलो करता है, फिर ओरिजिन पर आता है, फिर इसके बाद अपोजिट जाता है मैक्सिमम, फिर ओरिजिन पर आता है। ये एक साइकिल क्रिएट हुई, फिर इसी को रिपीट करता है, फिर मैक्स जाएगा, फिर ओरिजिन पर आएगा, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, फिर ओरिजिन पर आएगा, एंड इट कीप्स ऑन रिपीटिंग। सिंस इट कीप्स ऑन रिपीटिंग दैट मीन्स इट्स पीरियोडिक, और एक साइकिल पे लगा हुआ टाइम ही टाइम पीरियड कहलाता है। तो ये 0 टाइम था, तो ये जो टाइम रहा होगा वो टाइम पीरियड 1 होगा, ये जो टाइम होगा वो टाइम पीरियड 2 होगा। दिस लोकेशन इज एम्पलीट्यूड, दिस इज again amplitude in the opposite direction. So this is the motion for this particle. cos होगा तो cos जैसा चलेगा, बट ये रिपीट करता है, तो ये जो रिपीटिशन है इसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो t का जो कॉफिशिएंट होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है, और वो कॉफिशिएंट क्या है? ओमेगा टी है। इसको लिंक कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं मैं आपको यहाँ पे बताता। अगर अपने को ये t कैलकुलेट करना है, इससे t कैलकुलेट करना है, तो हम इसमें x को 0 रखना चाहेंगे, तो रख देते हैं। इस पोजीशन के लिए, इस पोजीशन के लिए x 0 आएगा, तो t हमारा t हो जाएगा। रखते हैं इस इक्वेशन में, तो 0 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। मैं ये प्रूफ कर रहा हूं कि ये जो t की वैल्यू है वो ये है, इसका प्रूफ चल रहा है। अगर कभी आपसे कोई पूछता है जस्टिफाई कीजिए, क्योंकि यहाँ तक हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, अब उसके आगे की स्टोरी देख रहे हैं। तो इससे अपने को क्या पता चला? इससे अपने को पता चला कि साइन ओमेगा टी की जो वैल्यू है वो 0 है। हम लोग जानते हैं कि इसकी वैल्यू, अगर किसी साइन थीटा की वैल्यू 0 है तो 0 से 2 पाई यानी एक साइकिल के बीच में कौन कौन से वैल्यूज पकड़ता है ये? तो ओमेगा टी की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर पाई होगी। अगर आपने 0 पकड़ लिया तो टी 0 की कहानी हो जाएगी। तो इससे अपने को पता चलेगा टी 0 है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट टी वाले 0 वाले एक्स पे नहीं था, हमारा इंटरेस्ट टी इक्वल टू कैपिटल टी वाले पे था। इसका मतलब हमको ये लेना पड़ेगा। जब हमने ये कंसीडर किया तो आप पाओगे 0 की, अच्छा यहाँ पर 0 आएगा, और भी हमको लेना होगा, 2 पाई भी आएगा, और भी आगे आएंगे। सो 0 से 2 पाई साइकिल में ये 3 आ जाएंगे। अच्छा, जब हम इसको लेंगे पाई वाले को, तो जब दूसरी बार 0 हो रहा है, फर्स्ट वाला आपको बताएगा फर्स्ट टाइम 0 इनिशियली 0, पाई आपको बताएगा कि जब सेकेंड टाइम 0 होता है तो यहाँ से आकर के सेकेंड टाइम 0 यहाँ पर हो रहा है ये। तो ये सेकेंड टाइम 0 वाली बात है, और ये जो नेक्स्ट टाइम 0 हो रहा है वो हमारे लिए इंटरेस्टेड का है, तो इसलिए 2 पाई वाला हमारे लिए इंटरेस्ट का, ये वाला इस टी के लिए। अगर आप इसको रिलेट कर पा रहे हो देन वी कैन से कि अपने को क्या पता चल रहा है। अपने को ये पता चल रहा है कि
ओमेगा टी की जो वैल्यू आ रही है वो 2 पाई आ रही है, और टी कौन सा है, कैपिटल टी रख देते हैं। तो बेसिकली अपने को ये पता चल रहा है ओमेगा टी की वैल्यू 2 पाई आ रही है। दैट मीन्स हमको ये पता चल रहा है कि टी की वैल्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई आ रही है, 2 पाई बाई ओमेगा आ रही है। सो यहाँ से आप इसको मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हो कि जो ओमेगा हमने एज्यूम किया था पहले, वो बेसिकली इस रिलेशन को जस्टिफाई करता है, इसलिए ओमेगा मस्ट बी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये प्रूफ करता है ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एनीवे ये मैंने प्रूफ किया है, बट बाकी आपको समझने से मतलब है, इसीलिए हमने उसको नाम ओमेगा दिया था इनिशियली, ओमेगा, क्योंकि हमने को पता था कि फ्यूचर में जाकर के ये क्या बनने वाला है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बनने वाला है। सो यहाँ से इसको प्रूफ भी किया जा सकता है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये जो 3 नंबर्स है इनका क्या मतलब है। फर्स्ट जीरो मीन्स पहली बार एक्स का जीरो होना, सेकेंड जीरो मीन्स एक्स का सेकेंड टाइम जीरो होना, थर्ड जीरो मीन्स जो हमारा इंटरेस्ट चल रहा है, इसलिए 2 पाई पकड़ने का। और आप देखोगे कि ये जो टाइम आएगा ये t/2 बनेगा, तो t/2 रखोगे तब भी जीरो हो जाएगा एक्स, नेक्स्ट वाला आपको 3t/2 मिलेगा। तो ये भी टाइम आप पता कर सकते हो। इनफैक्ट आप ये भी कर सकते हो कि ये जो टाइम होगा वो फर्दर उसका हाफ होगा, यानी t/4 होगा। ये वही स्टोरी मैं बता रहा हूँ जो मैंने पहले बताया था, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम t/4, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम t/4, ये भी t/4, ये भी t/4। सो अगर t इक्वल टू 0 से चलता है तो t इक्वल टू 4 पर यहाँ जाएगा, फिर t/4 पर, फिर t इक्वल टू t/2 पर वापस उसी पर आता है, t इक्वल टू 3t/4 पर दूसरे एक्सट्रीम पर जाता है, फिर t इक्वल टू t पर वापस उसी पर आता है ना। अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो दोनों चीजें एक ही बात बोल रही है। एक बार t इक्वल टू 0 पर होता है, यस, फिर t/2 पर होता है, यस, फिर t/t पर होता है, यस, कहाँ पर, मीन पोजीशन पर। तो ग्राफ से भी इंडिकेट किया जा सकता है, फिगर से भी इंडिकेट किया जा सकता है, मैथ से भी इंडिकेट किया जा सकता है। तो तीनों केसेस पर आप तीनों मेथड को यूज करके उसको बता सकते हो। इनको ध्यान से डाइजेस्ट करो, जो पॉइंट पे इशू आ रहा है बोलो, अगर सब सही जा रहा है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटेशन में भी सर्कुलर पीरियोडिक था ना, फिर वहाँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं बोला। ग्रेविटेशन में भी सर्कुलर पीरियोडिक था, ग्रेविटेशन में ओमेगा की जरूरत कहाँ पड़ी। अभी हम लोग करेंगे ग्रेविटेशन वेरिएशन, तो उस पर भी हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम तभी बोलते हैं जब वो रिपीट कर रहा होता है। आप बिल्कुल बोल सकते हो जहाँ पर भी आएगा, जैसे वो बाइनरी स्टार के क्वेश्चंस थे, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। आपसे पूछा भी गया था एग्जाम में कि एंगुलर टाइम पीरियड बताइए, उसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलना था, बोल सकते थे, बिल्कुल बोल सकते थे। So whenever there's a repetition, you can call it as a frequency, because frequency is defined as this number of cycles per second। 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हो तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बन जाता है। तो दोनों के लिए, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए हम ओमेगा टर्म यूज करते हैं, दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है, कीप इन माइंड। फिर आपने लिखा तो हमने पाई या जीरो क्यों नहीं, एक क्यों लिया, तो अलग इक्वेशन आती है कि ठीक है। आप कुछ भी लोगे तो ठीक है, वही इक्वेशन आएगा। आप जीरो लोगे तो उसे कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये जीरो इज इक्वल टू ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पर t/2 रखोगे तो ये पाई हो जाएगा, तब भी वही आएगा। सो आइदर आप इक्वेशन आप चूज करो। अब ये कंडीशन लगाओगे तो उससे वो रिडंडेंट हो जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं है। आप ये t/2 वाली कंडीशन लगा सकते हो, आपका वही आंसर आएगा। t वाली कंडीशन लगा सकते हो, आपका वही आंसर आएगा। 2t लगा सकते हो, वही आंसर आएगा। लेकिन आपको t के करस्पॉन्डिंग ओमेगा टी यानी फाई की वैल्यू चूज करनी है। सो जैसे मैं बताऊं, अगर मैं पाई चूज करता तो पाई का मतलब ये वाला टाइम, तो उसके लिए t/2, तो हम यहाँ पे लिखते हैं t/2, तो यहाँ पर लिखते पाई, यहाँ लिखते ओमेगा। आप देखो सेम चीज लिखी हुई है। तो जब यहाँ पाई यूज करेंगे तो t/2 यूज करेंगे, 2 पाई यूज करेंगे तो कैपिटल टी यूज करेंगे, जीरो यूज करेंगे तो जीरो यूज करेंगे, तो जीरो जीरो से बैलेंस हो जाएगा, तो उससे कोई आंसर नहीं आएगा। तो पॉइंट इज कि यहाँ से प्रूफ हो गया कि ये टी की वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा होती है। अब आप इसको याद रख सकते हो। थोड़ा सा हार्ड हो रहा होगा, बट अगर आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो तो अच्छी बात है। एंड बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है डाइजेस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है जो आईटी में आया हुआ है, इसी से रिलेटेड, ये जो टाइम वाला हम लोगों ने बात की है, और जनरली जनता उसको गलत आंसर देती है पहले ग्लिम्स में।
तो उसको मैं पूछता हूँ, शॉर्टली पूछता हूँ। उससे पहले मैं आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। या फिर एक काम करते हैं, पूछ ही लेते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर वेलोसिटी पे शिफ्ट हो जाएंगे। सो कैसा क्वेश्चन आया था, आप आंसर देने की कोशिश करना। उसने ये बोला कि एक पार्टिकल, मैं एलेबोरेट कर दे रहा हूँ, उसने लैंग्वेज पे लिखा हुआ था। ये सिचुएशन आपको दी जा रही है और आपने अभी तक जो समझा वो ये, जो समझा उसको मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ से पार्टिकल चल करके जब यहाँ पहुंचता है तो इस जर्नी में कितना टाइम लेता है। अगर ये t=0 से चला तो ये t/4 पे पहुंचता है, जहाँ t उसका टाइम पीरियड है। फिर ये रिटर्न करता है तो t/4 लेता है, फिर t/4 लेता है, फिर t/4 लेता है। इस तरह से एक साइकिल कंप्लीट होती है। टोटल टाइम पीरियड 1t हो जाता है। फिर इसी t को रिपीट करता रहता है फॉर इनफाइनाइट टाइम ड्यूरेशन। क्वेश्चन वाज दिस कि अगर ये पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन से हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड जाता है, यहाँ तक जाता है, इस ड्यूरेशन में कितना टाइम लगेगा? So how long it will take to go from mean position to half of the this mid position, या फिर mid से extreme position, इस तरह से पूछता है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? मैं आपको ऑप्शन बना के दे देता हूँ, आपको ध्यान से आंसर देने का। सो फाइंड टी, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, बाकी क्वेश्चन बना दिया है। ऑप्शंस आपको दे रहे हैं, एक t/8, दूसरा t/6, तीसरा t/12, चौथा t/4। ये एग्जाम में भी आ चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, अपने को अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में हेल्प करते हैं, तो इसलिए हमने उसको पिक किया हुआ है और इसमें कुछ और डीपर पॉइंट हम लोग समझेंगे। माइंडेड कि उस समय जब आया था, अब क्योंकि एग्जाम में आ चुका है तो बहुत सारी बुक्स में मिलता रहता है, तो लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। और अदरवाइज जब पहले आया हुआ था तो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ने उसको ए ऑप्शन लगाया था, t/8, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि लाइक यहाँ से यहाँ तक t/4 गया तो आधे जाने में आधा टाइम लगेगा। लेकिन आप काइनेमेटिक्स पढ़ चुके हो तो आपको ऐसा डायरेक्टली नहीं बोलना होता है, क्योंकि काइनेमेटिक्स में आपने देखा था कि टाइम कितना लगता है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। और आगे आप देखेंगे डिटेल में कि ये इधर फास्ट चल रहा होता है, फिर और फास्ट चलते चलते स्लो होकर के जीरो होता है, फिर यहाँ से जीरो से स्पीड बढ़ाता है, तो इसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है और लास्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जीरो होती है और सबसे ज्यादा वेलोसिटी इसकी सेंटर पॉइंट पर होती है। इसका मतलब है पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पर ज्यादा होती है, तो फर्स्ट हाफ जर्नी में उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, सेकेंड हाफ जर्नी में उसकी वेलोसिटी कम होती है। इसका मतलब है, और सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करना है, तो जहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होती है वहां पर उसको कम टाइम लगेगा, दूसरे में उसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये जो टाइम होगा अगर इसका नाम हम t1 देते हैं और ये जो टाइम होगा वो t2 देते हैं। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि t1 t2 में बताइए क्या चल रहा है, हाफ ऑफ डिस्टेंस को कवर करने में कौन सा टाइम कितना लग रहा है। तो आप बोलोगे t1 t2 बराबर नहीं होंगे, तो पहला पॉइंट t1 विल नॉट बी इक्वल टू t2, हेंस इट विल नॉट बी इक्वल टू t/8। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि t1 की वैल्यू कम होगी, t2 की वैल्यू ज्यादा होगी। दैट मींस सेम डिस्टेंस ये हायर स्पीड से जा रहा है, ये सेम डिस्टेंस लोअर स्पीड से जा रहा है, तो t2 विल बी मोर टाइम एज कंपेयर टू द t1। मोर ओवर t1 प्लस t2 की जो वैल्यू आएगी वो t/4 आएगी। तो ये रिलेशंस टाइम में आप याद रख सकते हो और समझ सकते हो। एक बार ये समझते हो तो फिर आपको आंसर मिल जाएगा और उसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, आप कैलकुलेट भी कर लेना घर पे। सो आप अगर इसके अकॉर्डिंग जाते हो तो आप देखोगे कि ये बराबर नहीं है, यानी t/8 नहीं आएगा, और t/4 टोटल है तो ये टोटल भी नहीं आएगा, इन दोनों में आना है। और इसका मतलब ये भी है कि जो t1 की वैल्यू है, और भी इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है, इसका मतलब जो t1 की वैल्यू है वो t/8 से छोटी होगी, t2 की जो वैल्यू है वो t/8 से बड़ी भी होगी। सो अपने को t/8 से छोटा चाहिए, t/8 से छोटा का मतलब हुआ सी ऑप्शन। आप कैलकुलेट करके देखोगे तो जो t1 की वैल्यू आती है वो t/12 आती है, इसको याद रख सकते हो। t2 की जो वैल्यू आती है वो t/6 आती है, दोनों को सम कर दोगे t/12 हो जाएगी। दे आर द स्टैंडर्ड रिजल्ट, एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट लोग याद रखते हैं। इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट हाफ को कवर करने में t/12 टाइम लगता है, तो सेकेंड हाफ को कवर करने में t/6 लगता है।
इनफैक्ट आप बोल सकते हो कि जो T1 की वैल्यू है वो T2 से हाफ है, सो दैट मीन्स T1 इज इक्वल टू हाफ टाइम्स T2। तो पहली जर्नी को करने में हाफ टाइम लगता है, सेकंड जर्नी में करने में अगर कोई टाइम लग रहा है उसका हाफ पहले पे लगता है। तो क्वेश्चन कई तरह से पूछ सकता है, ये हाफ के फैक्टर को यूज करके पूछ सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू लगा कर पूछ सकता है, एग्जैक्ट वैल्यूज के बारे में पूछ सकता है, या फिर ऐसे बात कर सकता है। सो अब ये समझ सकते हो कि मोशन कैसे चल रहा है, इनिशियली फास्टर देन स्लोवर देन फास्टर देन इस तरह से चलता रहता है। और वो T/4 बराबर थे, इसका मतलब ये T/4 है, वो इक्वल है। इसको प्रूफ करना होगा तो क्या करोगे, कैसे प्रूफ करोगे, उसके लिए मैं बोल देता हूँ, क्योंकि अब में से कुछ लोग होंगे इंटरेस्टेड कि कैसे इसको निकालना है, सॉल्व कैसे करना है। तो यू स्टार्ट विद दिस x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, क्योंकि जिस तरह से पोजीशन दी गई है तो उसकी इक्वेशन यही बनती है। फिर आपको क्या रखना है कि t की वैल्यू आपको निकालनी है, कब, जब x की वैल्यू a/2 हो जा रही है। तो x को a/2 रख दो और t निकाल लो यहाँ से, तो ये बनेगा a/2 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। फिर आगे बढ़ो, साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आ जा रही है, हाफ। बहुत सारे आंसर आएंगे, तो जीरो से पहले वाला जो आंसर आता है वो पकड़ना होगा। तो जीरो से पहले वाला हाफ के लिए जो आंसर आता है वो 30 डिग्री आता है, यानी π/6 आता है। तो ये π/6 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो ओमेगा की वैल्यू लिख सकते हैं 2π/T इंटू टी इज इक्वल टू π/6। पाई से पाई कैंसिल हो गया, टी निकल आएगा। टी की वैल्यू आ रही है कैपिटल टी डिवाइड बाई 6 इंटू 2, दैट इज 12। तो यहाँ से इस तरह से हमसे प्रूव भी हो जाएगा या सॉल्व भी हो गया, अगर अपने को सोल्यूशन चाहिए था। इससे आपको ये भी समझ में आ गया कि न केवल a/2, आप a/3 बोलो, a/√2 बोलो, कई बार a/√2 का भी पूछता है, क्योंकि उसका भी आंसर यहाँ से अच्छा निकाला जा सकता है। सो व्हेनेवर एनी पोजीशन इज गिवन टू यू एंड यू आर लुकिंग फॉर द टाइम, यू नो द पोजीशन वर्सेस टाइम इक्वेशन। यहाँ पर x पोजीशन होता है, तो पोजीशन वर्सेस टाइम इक्वेशन आपको पता है, यूज कर लो, आपको टाइम पता चल जाएगा। तो ये तो हुआ मैथमेटिक्स को यूज करके। ये जो मैंने बताया ये अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस को लेकर के है, और ये एनालिसिस जो है, फिजिकल एनालिसिस, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है अपार्ट फ्रॉम कैलकुलेशंस। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आनी चाहिए और खास इंपॉर्टेंट है। ये सारे अपने आप में क्वेश्चन हैं एग्जाम को लेकर के। तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा, मैं एक बार फिर से वाइंड अप करता हूँ और उसके फिर आगे थोड़ा बढ़ते हैं। सो जब कभी फोर्स ऐसा आएगा, इफ दिस इज द फोर्स, देन वी विल से कि ये SHM है। वी विल आल्सो से कि x की जो वैल्यू है वो a sin ओमेगा t प्लस 5 है। यू वांट प्रीवियस स्लाइड? हाँ, सी क्विकली, फिर हम इसको समराइज करने के मोड में आगे बढ़ते हैं। ओके, वॉच कर लिया होगा आपने। सो एफ की जो वैल्यू है वो -k है, SHM है, x ये आ गया। यहाँ तक आपने समझा, और भी क्या समझा? ओमेगा का जो वैल्यू है √k/m है। फाई कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी आपने लर्न कर लिया, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में कहाँ से स्टार्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम फाई डिसाइड कर लेते हैं, यानी x हमको पता चल जाता है। फिर मोशन कैसे चल रहा होता है, उनके टाइम्स के बारे में भी समझा आपने, और आपने ये भी समझा कि दिस इज आल्सो इक्वल टू 2π/T और 2π/f। सो इतना आपका रिजल्ट रेडी है। जब कभी क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली हम बता सकते हैं। तो कैसे क्वेश्चन डील कर सकते हैं, कभी भी टाइम पीरियड पूछेगा, 4 से k निकाल करके बता देंगे, फ्रीक्वेंसी पूछेगा बता देंगे, पोजीशन पूछेगा कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार पोजीशन आया तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। वेलोसिटी, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पोजीशन। कई बार इसको लूजली हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट तभी होगा जब वो मीन पोजीशन से चल रहा होगा, और अदरवाइज ये पोजीशन होता है। वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम लिखते हैं v इज इक्वल टू dx/dt। अभी थोड़ी देर पहले डिफरेंशिएट किया था, साइन का कॉस हो जाएगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो ये cos ओमेगा t प्लस 5 हो जाएगा। आई होप कि आपको अब डिफरेंशिएशन में इशू नहीं होंगे। तो वेलोसिटी आप इस तरह से लिख सकते हो। सो जब कभी वेलोसिटी निकला जाए टाइम के साथ, वो इस तरह से वेलोसिटी निकल जाएगी। मींस पोजीशन पता है तो वेलोसिटी हम बता सकते हैं। आप चाहो तो इस वेलोसिटी को और भी डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे? v इज इक्वल टू, इफ यू वांट ओमेगा को बाहर कर लो,
और एक अंडर रूट लगा लो और ये a cos ओमेगा t का होल स्क्वायर कर लो, क्योंकि स्क्वायर के बाद अंडर रूट लगाना मतलब एग्जैक्टली वही स्टोरी को बनाए रखना। फिर आप चाहो तो इसको ऐसा कर सकते हो, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम लोग। देन वी कैन रीराइट इट एज लाइक ओमेगा अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक नंबर आ रहा है a साइन ओमेगा t प्लस 5 इसका होल स्क्वायर। ये जो नंबर है वो x है। सो पॉइंट इज कि हम वेलोसिटी को फंक्शन ऑफ x भी निकाल सकते हैं, दिस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो पोजीशन के टर्म में क्वेश्चन आएगा तो इसको यूज करेंगे, टाइम के टर्म में क्वेश्चन आएगा तो इसको यूज करेंगे, और पोजीशन का हमारे पास ऑलरेडी फार्मूला रेडी है। सो काइनेमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं, दैट मींस वी आर लुकिंग फॉर द पोजीशन, यस वी आर लुकिंग फॉर द वेलोसिटी विद डिफरेंट वेरिएबल्स। नो, अब इसको अगर हम इससे रिलेट करने की कोशिश करेंगे वेलोसिटी कैसे बदल रही होती है, ये आपको प्रीवियस क्वेश्चन को समझने में और हेल्प करेगा। जब x इक्वल टू 0 या फिर x इक्वल टू a या फिर x इक्वल टू माइनस a पर हम होते हैं तो किस तरह से चल रहा होता है। अगर पार्टिकल आपका इधर है, लेट से इधर जा रहा है या फिर इधर जा रहा है, किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस समय जो वेलोसिटी आएगी x को 0 रख लीजिए, x को 0 रखेंगे तो ये वैल्यू आपको डायरेक्ट आंसर दे देगी a ओमेगा। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है वो मैक्स होती है और मैक्स वेलोसिटी होती है a ओमेगा। तो ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन अपने आप में, जब एसएचएम हो रहा होता है मीन पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होती है तो आप बोलोगे मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, एंड हाउ मच दैट मैक्सिमम वेलोसिटी इज a इनटू ओमेगा, वेयर a इज द एम्पलीट्यूड। फिर जब आप इधर जाओगे x बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होती रहेगी, वेलोसिटी कम होती रहती है, किस तरह से कम होती है वो भी बता सकते हो। जब पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाएगा तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, x को a रखो, आंसर 0 आ जाएगा, यानी ये रेस्ट पर है, मोमेंटरली रेस्ट पर आता है। तो एक्सट्रीम पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होती है, पोजीशन एक्सट्रीम होता है, मैक्सिमम होता है, एक्सेलरेशन आपने देखा था मैक्स होता है a ओमेगा स्क्वायर, और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होता है। सो एक्सट्रीम पॉइंट ये पूरा काइनेमेटिक्स हो गया, उसका पोजीशन, उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन। मीन पोजीशन के लिए एक्सेलरेशन 0 आया था, पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। एंड देन आफ्टर इस पोजीशन पर आओगे तो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो कि इसका डिस्प्लेसमेंट ये है, वेलोसिटी 0 हो जाएगी और एक्सेलरेशन मैक्सिमम था, a ओमेगा स्क्वायर के बराबर था, और एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में था, मीन पोजीशन की तरफ था। सो इस पिक्चर को आप याद रख लो, जिसमें पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इंपॉर्टेंट लोकेशंस के दिए गए हैं एक्सट्रीम और मीन के लिए, और इसका एक्सप्रेशन भी आपके सामने दिया गया, तो हम बता सकते हैं। एक दो बार तो ये क्वेश्चन आया था, अभी इसी साल आया, इनफैक्ट जेई मेन के किसी पेपर में था कि ये ग्राफ कैसा बनता है एसएचएम में। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तो जो आपको तभी आंसर देने में आसानी होगी। कुछ क्वेश्चन ऐसा आया था कि एसएचएम है, ये स्टोरी बना दिया, वो लैंग्वेज के टर्म में दे सकता है या फिर पिक्चर बना के दे सकता है, उसने शायद लैंग्वेज यूज किया था। उसने कहा था कि अगर ये पार्टिकल है, ऐसा दिखाया गया है, फिर ये t इक्वल टू 0 पर है, फिर किसी भी टाइम पर वो x लोकेशन पर है, उसकी वेलोसिटी v है, ये किसी t टाइम की स्टोरी चल रही है। उसने बोला था ये ग्राफ कैसा आएगा। ध्यान से आंसर देना, आप दे सकते हैं, ये इसी साल आया हुआ है एग्जाम में, v स्क्वायर वर्सेस x स्क्वायर। ये ग्राफ के बारे में बताया, v स्क्वायर वर्सेस x स्क्वायर का ग्राफ बताइए। ऑप्शंस थे स्ट्रेट लाइन, दूसरा ऑप्शन सर्कल, तीसरा ऑप्शन एलिप्स, चौथा ऑप्शन हाइपरबोला। आप ऐसा मान सकते हो कि ये क्वेश्चन 1 है और एक दूसरा क्वेश्चन है सेम ऑप्शन के साथ, v वर्सेस x। तो दोनों के अपने अलग अलग आंसर देने होंगे, आप आई होप आप समझ पा रहे हो।
कि इनमें से कोई एक पूछा गया था, या v वर्सेस x होगा या v स्क्वायर वर्सेस x होगा, दोनों में अंतर है। सो अगर v स्क्वायर वर्सेस x स्क्वायर बोलेगा तो हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन बोलेंगे, और v वर्सेस x बोलेगा तो इलिप्स बोलेंगे। कैसे पता चलेगा, तो उसकी इक्वेशन आपके सामने ही है, इसको यूज करो। इस इक्वेशन को जब आप यूज करोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इन द ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, v स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। सो अगर इस इक्वेशन को आपको ध्यान से देखना है तो आप पाओगे कि ये एक एलिप्टिकल इक्वेशन है v वर्सेस x में। So this is going to be ellipse, whereas this is going to be a straight line. आगे जाना है तो आगे भी जा सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन होगी, नेगेटिव स्लोप की होगी, कुछ ऐसा आएगा। और एलिप्स बनाना होगा तो एलिप्स को भी बना सकते हैं, कुछ डिपेंडिंग अपॉन ओमेगा, एक्स कोऑर्डिनेट्स का बढ़ा जा रहा है तो इस तरह से आ जाएगा। एनीवे वो ग्राफ आपसे नहीं पूछेगा, आपसे टाइप ऑफ द ग्राफ जरूर पूछ सकता है। सो पॉइंट इज कि वो किसी भी फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, एज लॉन्ग एज यू नो कि किस तरह से इक्वेशन हमारी चलती है, हम उनका आंसर दे सकते हैं। सो ये वेलोसिटी से रिलेटेड भी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। आई विल टेक 2 more minutes और एक्सेलरेशन को भी कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये काइनेमेटिक्स अपनी कंप्लीट हो जाएगी। सो अपने तक अभी तक अपने को पता चला कि x की जो वैल्यू है वो हम a sin ओमेगा t प्लस फाइव लिखते हैं। फाइव को हमको साथ में लिखना होता है क्योंकि वो इनिशियल कंडीशन के बारे में बात कर रहा होता है। वेलोसिटी आया a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव, और इसी को हम लिख सकते हैं ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब अपने को अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो एक्सेलरेशन आएगा, हम लोग ऑलरेडी पता है एक्सेलरेशन कितना आता है, आप चाहो तो dv बाई dt से कैलकुलेट कर लो, बट आपको पता होगा कि एक्सेलरेशन तो हमने स्टार्टिंग वही से किया था, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सो दैट्स व्हाट एक्सेलरेशन इज। या फिर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सो इस स्लाइड में अब मैंने आपको पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, velocity as a function of time as well as position, acceleration as a function of position, acceleration function of time, ये सारी इंफॉर्मेशन लिस्ट कर दिया, और यही एसएचएम की काइनेमेटिक्स है। सो अपने को ये सब याद रखना, ये सारी वैल्यूज हमको कैसे पता चल जाएंगी, एज लॉन्ग एज वी नो ओमेगा एंड फाइव। तो दो टर्म्स हमको पता है, सारा कुछ पता है। ओमेगा कैसे निकालते हैं, फिर ओमेगा के बारे में याद रखना है। ओमेगा निकालने के लिए फोर्स चाहिए तो k बाई एम, और फाइव कैसे निकालते हैं, इनिशियल फेज से। सो ये दो कैलकुलेशन को मोस्टली करनी होती हैं, और बाकी हम डायरेक्ट आंसर देते हैं। बाकी जितना भी इंटीग्रेशन है या ये जो भी सॉल्यूशन है या फिर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, उन सब की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। एंड वी कैन गो डायरेक्टली टू दीज आंसर्स, रिजल्ट्स, वी कैन आंसर थिंग्स। अगर हम यहाँ तक आंसर कर पा रहे हैं तो आगे की स्टोरी भी आपको समझ में आ जा रही होगी, क्योंकि एक बार वेलोसिटी आ गया तो हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, और फोर्स पता है तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, तो टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं, तो एनर्जी की स्टोरी भी हम कवर कर सकते हैं। और मोशन और काइनेमेटिक्स हो गया और एनर्जी हो गया, तो इसका काम खत्म हो जाता है। यही अपना एसएचएम है। तो एसएचएम की पूरी स्टोरी यही है। इससे आगे जो एनर्जी आएगा वो भी इंक्लूडेड हो जाएगा। उसके बाद फिर कुछ रोटेशन वाला पार्ट आएगा, एंगुलर एसएचएम आएगा, उसको भी टॉर्क से रिलेट करेंगे, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में वॉच करने वाले हैं। आज की क्लास आपके लिए खास इंपॉर्टेंस रखती है, और ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बस उन्हीं को यूज करना है। एक पर्टिकुलर केस आया है जिसमें फोर्स की वैल्यू माइनस के एक्स के बराबर है, और इसी को हम लोग यूज कर रहे हैं। Any question or doubt, if you have, you can ask. Otherwise, that's all for the day. In the next class, we will be moving forward. फेजर्स को हम लोग आगे एसएचएम में पढ़ेंगे, एसएचएम में भी पढ़ सकते हैं, लास्ट में पढ़ लेंगे जब मल्टीपल एसएचएम होंगी। अभी हम लोग एक ही डायरेक्शन में एसएचएम को पढ़ रहे हैं, फिर हम एसएचएम को मल्टीपल डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो फेजर की हमको जरूरत पड़ेगी, और वेव में आएंगे तो भी फेजर की जरूरत पड़ेगी। तो एसएचएम के लास्ट में हम लोग फेजर के बारे में लर्न कर लेंगे, और फिर उसको वेव में, एसी में, कई जगह यूज करने में हेल्प होगी। जहां भी साइनोसॉइडल इक्वेशंस आएंगी वहां पर आप इसको यूज कर सकते हो। Okay, so well, that's all for the day.
second last slide you want. Here's the second last slide. What happened? Yes, that's the second last slide. Okay, thank you everyone then. हाँ, मैं आपको PDF भेजता हूँ, तो उससे आप नोट्स बना लेंगे. मैं अभी भेज देता हूँ इसको.